हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कैलकुलस। मतलब हम देखेंगे उसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वाला जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हम क्या इक्वेशन बनाते हैं, क्या आपकी फॉर्मूला आता है आसान भाषा में। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो पे आने से पहले आप पहले मैंने जो इस चैप्टर में पहले मैं सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं पता होगा तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर इजीली अगर समझो तो चेंज इन कंसंट्रेशन मान लो कोई कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम ये ब्रैकेट वाला, ये ब्रैकेट साइन कंसंट्रेशन, ये सिर्फ टी है नीचे। ठीक है, तो ये पढ़ाया था रेट ऑफ रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ाया था। फिर सेकंड मैंने पढ़ा था रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ में हम सिर्फ रिएक्टेंट साइड लेते हैं, रेट इक्वल टू ए रेट कांस्टेंट और ये रिएक्टेंट साइड और कुछ। ठीक है, और लास्ट जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है भाई, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। और जो के होता है रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट कैसे फाइंड करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं इस चैप्टर के। ये तीनों वीडियोस आपको पहले देखनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ आएगी, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो इन्होंने ये वाली वीडियो देख ली होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, उनको पता होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझा रहा हूँ, तो मैं फिर हम ये कैलकुलस यानी मैथमेटिकल पार्ट पे आएंगे। आज की जो वीडियो एक तरह से आप बोल सकते हो आसान भाषा में डेरिवेशन टाइप है, जिसमें हम कैलकुलस चीज़ें करेंगे। कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें होगी थोड़ी बहुत। तो जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ी उनको शायद थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन मैं बिल्कुल आसान करने की कोशिश करूंगा, है ना। जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी उनको भी मैं थोड़ा बहुत, तो तुम्हें पता ही होगा ना इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब पता ही है थोड़ा बहुत तो आपको, है ना। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो पहले मैं बता दूं ऑर्डर फॉर रिएक्शन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। मान लो ये कोई रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है, और समझ लो कि टाइम जीरो पे, मतलब टाइम जीरो पे हम ये जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है। टाइम जीरो पे कितनी कंसंट्रेशन है, ए नॉट। और मान लो किसी टाइम पे टी पे इसकी कितनी है, 80। यहाँ तक बात क्लियर है? अंदर ही लिख लेता हूँ, तो इसको ध्यान से समझो। कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है, आपके कोई रिएक्शन है। टाइम जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट, ये ए जीरो को ए नॉट बोल रहा हूँ मैं, और किसी टाइम टी पे ए टी हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अब सिर्फ ये नॉर्मल रिएक्शन पे फोकस करो। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। उसका हमने बोला कि भाई जब टाइम जीरो है तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है, रिएक्टेंट की बात हो रही है, और जब टाइम टी है तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 80। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था वो क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या तो हम रिएक्टेंट साइड से निकाल लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर प्रोडक्ट साइड से। तो हम रिएक्टेंट साइड से निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड से आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा आर इक्वल्स टू, आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन होगा इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, चेंज इन द, जिसको मैंने कर दिया डेल्टा, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डेल्टा ए अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है भाई। मैंने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन निकाली अभी, चेंज इन द कंसंट्रेशन का साइन होता है ऐसे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट लॉ क्या करता है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालता है। तो वो कैसे निकालेगा, रेट लॉ में हम सिर्फ रिएक्टेंट साइड लेते हैं, इसमें भी हमने रिएक्टेंट साइड लिया है, इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस का साइन जरूर लगाना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो पहले ये वाली वीडियो देखो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलेंगे हम ऐसे, क्योंकि ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका मतलब ये कम हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से जब हम रिएक्टेंट साइड से निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट साइड से या रिएक्टेंट को यूज करके निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और वो माइनस का साइन दिखाते हैं क्योंकि कम होता जा रहा है। देखो ए कम होता जा रहा है और बी बन रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अगर प्रोडक्ट साइड से निकालेंगे तो प्रोडक्ट साइड से कैसे निकालेंगे, मैं दिखा देता हूँ। तो प्रोडक्ट साइड से रेट ऑफ रिएक्शन होगा आर इक्वल्स टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि बी है, राइट। और यहाँ पर प्लस का साइन ही रहेगा क्योंकि ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ना, ये दिखा रहा है कि जो रिएक्टेंट है कम होता जा रहा है, क्योंकि कम होगी तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है।
तो ये चीज़ें मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आपको, यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की। तो एनीवेज ये रिएक्शन है ए जो कि बी बन रही है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। और रेट लो कैसे होगा, रेट लो में तो हम सिर्फ रिएक्टेंट यूज करते हैं, तो रेट लो होता है रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, यानी कि पावर कितनी होगी रिएक्टेंट की, 1। फर्स्ट ऑर्डर है ना, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि पावर 1। तो ये दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। ये वाला रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। और ये मैंने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है इसको किससे निकाली है, रेट लॉ से। सेकंड वीडियो में आपको निकाल दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन रहे हैं। देखो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इन दोनों के इक्वल कर दूं, ये राइट हैंड साइड को इक्वल कर दूं, क्या होगा जब देखो। अब सिर्फ मैथमेटिकल चीज चलेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। मैं आपको कैलकुलस, इंटीग्रेटेड कैलकुलस मेथड बता रहा हूँ, कैलकुलस फॉर्म बता रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो अब ये मैथ्स का काम है पूरा, जो हम मैथ्स में करते थे। तो अब मैं दोनों के राइट साइड को इक्वल करने, समझ गए। तो अब मैं ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपका कैलकुलस फॉर्म लिख के दिखाता हूँ, पूरा करके एक्सप्लेन डिराइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम दोबारा करते हैं। ये आपकी एक रिएक्शन है, ए गिव्स बी, मतलब ए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो मैंने यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस ऑफ डी ए डी टी, और रेट लो होगा ए जो कि होता है रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट साइड, और उसकी पावर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1। यहाँ तक सही है। अब इन दोनों के राइट हैंड साइड को मैं इक्वल कर रहा हूँ, यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू ए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए मैं ए लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको रीअरेंज करूंगा, इनको रीअरेंज करूंगा। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, ये जो मैंने डी लिखा है, डी ठीक है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बता रहा है ये, इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी स्मॉल इंस्टेंट पे जब हम रिएक्शन करते हैं तो स्मॉल डी यूज करते हैं। देखो जो प्रीवियस हमने ये डेल्टा का साइन बनाया था चेंज इन कंसंट्रेशन का, ये था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताया था मैंने, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे रिएक्शन निकालनी होती है तो हम ये स्मॉल डी लिखते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है जब हम स्मॉल डी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन लिखी मैंने, ये वाली कौन सी थी, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन थी, जब हम ये डेल्टा का साइन यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कर रहे होते थे। ऑलराइट, तो हमने इन दोनों के राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, तो आपका ये आ गया। अब मैं इनको रीअरेंज करूंगा, मतलब ये ए जो ए है ये एक साइड ले जाऊंगा, तो आपका क्या होगा, माइनस डी ए, ये नीचे ए इक्वल टू के डी टी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, डी ए बाई ए। कैसी इक्वेशन बन गई, मैथ्स में होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर पढ़ा ना मैथ्स में डिफरेंशिएशन, उसमें ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि अगर टाइम 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट है और किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन 80 हो जाती है, तो इसको हम एज अ लिमिट यूज करके इनको इंटीग्रेट करेंगे, इनको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूँ, ये माइनस का साइन भी उधर मैं भेज देता हूँ, ये वाला माइनस का साइन भी इधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ये के कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले जा सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन कैसे चेंज हो रही है, तो मैंने लिखा हुआ है तो वहाँ भी लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन हमारी ऐसे चेंज हो रही है कि टाइम 0 पे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की ए नॉट, और किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन हो रही है ए टी, ठीक है। तो ये जो ये कंसंट्रेशन है ए, तो ये कैसे हो रही है, ए नॉट से ए टी, ए नॉट से ए टी, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कंसंट्रेशन को किसमें कैसे चेंज हो रही है, ए नॉट से ए टी, और टाइम 0 से टी, ठीक है। तो अब ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया। अगर आपको इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन आपको पता है, यहाँ थोड़ा मैथ्स, जो मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मैथ्स वाले बच्चे हैं वो ज़रा उड़े मत, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऐसा होता है, ये जो इंटीग्रेशन है ना 1/x डॉट डी एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है, क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। समझ आ गई बात, 1/x डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो नेचुरल लॉग ln नेचुरल लॉग ऑफ x आता है आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पर देखो ये dA dx की तरह है और ये a x की तरह है 1/x, तो इसका क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है।
और ध्यान रखना इस पे लिमिट लगी हुई है, तो यार लिमिट ऐसे लगाते हैं हम, कंसंट्रेशन आपकी किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे भी हम ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं, तो इसका देखो दोबारा देख लो, ये किसी भी डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ डी टी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ टी। तो ये माइनस के को मत भूल जाना, ये माइनस के तो है ही साइड में, मैथ्स चल रही है बस। अब माइनस के और इसको इंटीग्रेशन किया डी टी को, टी आया, और टी पे लिमिट है हमारी, ध्यान रखना 0 से टी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये मैथ्स का खेल है, इंटीग्रेशन का खेल है। 1/x.dx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो नेचुरल लॉग, एल एन यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाता है, और जब हम डी एक्स को सिर्फ इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स आ जाता है, ठीक है। और जो मैथ्स वाले हैं उनको तो ये पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब क्या होगा, अब ये लिमिट लगाएंगे हम, तो मैं नेक्स्ट पेज पे चल जाऊँ, कंफ्यूज तो नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर इसमें पुट करते हैं ए टी की वैल्यू, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही मैं करूँगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ इतना लिख के फिर आगे से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, अब हम लिमिट लगाएंगे। देखो मैथ्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, मैं सोच रहा हूँ मैथ्स के भी आपको लेक्चर बनाऊँ, पर केमिस्ट्री में से टाइम नहीं मिल रहा, जान निकल जा रही है केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो ये है, अब हम लिमिट लगा रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ, अपर लिमिट ये लगाई मैंने 80 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, अपर लिमिट ये लगाई पहले, इसमें पुट करा, और फिर ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिमिट लगा दी मैंने। सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये माइनस के तो एज इट इज, और टी पे हम लगाएंगे टी, और बाकी जब 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ के टी आएगा। तो ये हमारी एक फॉर्म बन गई, ये हमने डिराइव कर दिया, बोल सकते हो आप, ये एक तरीके की एक फॉर्म है किस चीज की, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेशन वाला कराया ना हमने, कैलकुलस वाली हमने ये एक इक्वेशन बना दी। तो इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो, इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो रीअरेंज कर सकते हो, ये भी एक फॉर्म है, पर अगर आप इसको अब सिर्फ हम रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ कर नहीं रहे, रीअरेंज कर रहे हैं। अब रीअरेंज कैसे कर रहे हैं हम, देखो रीअरेंज में कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, नेचुरल लॉग ऑफ ये 80 तो एज इट इज, ठीक है, इसको मैंने नहीं छेड़ा, इसको मैं उधर भेज दूंगा, राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के टी, ये राइट में है ही, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। तो मैंने इसी को बस रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, इसी कोई जो डब्बे में है इसको बस मैंने रीअरेंज करा है। अब ये मैंने रीअरेंज क्यों करा है, इसके पीछे मेरा पर्पज सीखो आप मैथ्स में। अब वापस से मैथ्स के देखो, थोड़ा सा मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, ठीक है। मैथ्स पढ़ी है ना आपने, 10th तक तो पढ़ी है आपने मैथ्स, जिन्होंने 11th 12th में नहीं पढ़ी उन्होंने 10th तक तो पढ़ी है। तो देखो 11th में भी होता है, आई थिंक 10th में भी होता है, 11th में तो 100% होता ही है। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन बनाई है मैंने, y mx प्लस ये c, तो इसलिए मैं इसको ले गया था, ये जो रीअरेंजमेंट मैंने इसलिए किया था कि ये इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, मैथमेटिकल बातें चल रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने बनाई है, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप पूछ लोगे m क्या होता है, c क्या होता है, तो देखो ये y तो आपको पता है एक्सिस है, x भी एक्सिस है, और m क्या होता है, m होता है स्लोप, m होता है स्लोप, स्लोप अभी बताता हूँ स्लोप क्या होता है, और ये c होता है इंटरसेप्ट। सी भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें बता रखी होती है। क्वेश्चन y इक्वल टू mx प्लस बी भी बोलते हैं कुछ लोग, मैं सी बोलता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से वही पढ़ा है। इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है उसी की फॉर्म में मैंने इसको कर दिया y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनती है, तो इसका आप ग्राफ भी यहाँ से देख के बना सकते हो। तो ये जो m है इस केस में देखो, इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो m क्या होता है, स्लोप होता है, तो स्लोप क्या है इसका, माइनस के, ये माइनस के क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप होता है। तो इस इक्वेशन में हम देखें जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें हमारा स्लोप है माइनस के, y एक्सिस पे हम नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन A एट एनी टाइम t, मतलब हम y एक्सिस पे अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन और x एक्सिस पे, ये देखो x एक्सिस पे टाइम बना सकते हैं। देखो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाना चाहें हम तो y एक्सिस पे क्या बनेगा आपका कंसंट्रेशन,
मैं लिख देता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ ये हो गई कंसंट्रेशन, और एक्स एक्सिस पे टाइम, और स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्लोप क्या है नेगेटिव। जब नेगेटिव स्लोप होता है ना तो ऐसे लाइन बनती है टेढ़ी। स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसे ढलान, स्लोप। देखो इंग्लिश का शब्द होता है ना स्लोप, जैसे पहाड़ी की स्लोप होती है स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप में ऐसे ऐसे बनता है ग्राफ, आपका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये जो ग्राफ हमारा बनेगा वो नेगेटिव स्लोप है, क्योंकि एम की वैल्यू माइनस के यानी नेगेटिव है, ऐसे हमारा ये ग्राफ बनेगा। ग्राफ बन गया हमारा, ठीक है। अब जहां पर ये वाई एक्सिस को काटता है ना, इस पॉइंट को, वहां से और ये ओरिजिन से लेके ये वाला जो एरिया होता है, जो पिंक, ये वाला जो एरिया होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये जो सी में बोल रहा था ना, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो हमारा सी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारा सी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है नेचुरल लॉग ऑफ ए एट जीरो ए नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये आप बोल सकते हो इसका ग्राफ भी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ भी आप ये बोल सकते हो। क्या है ये, प्लॉट बिटवीन कंसंट्रेशन और टाइम। टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में मैंने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बनाया, जिसमें आप मैथ्स की, तो मैथ्स का बस इक्वेशन है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट, ये कंसंट्रेशन जब वाई एक्सिस बता रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। आप ध्यान से देखो, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन इसकी देखो कम होती जा रही है ना, वाई एक्सिस की वैल्यू कम होती जा रही है, तो कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ग्राफ को समझने की कोशिश करो भाई, कंसंट्रेशन कम, इनिशियल कंसंट्रेशन ये रही जहां पर ये वाई एक्सिस को काटता है, जिसको हमने बोल दिया नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन ऐसे नेगेटिव स्लोप ये दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे कम हो रही है, कम हो रही है, कम, पहले यहाँ थी फिर नीचे आ रही, नीचे आ रही, नीचे आ रही, और एक पॉइंट पे कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने इस फॉर्म को, ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक फॉर्म है, इसको मैं ऐसे भी लिख दिया, क्योंकि मैं आपको इसको y इक्वल टू mx प्लस सी, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उसमें बना के आपको ऐसे ग्राफ बना के दिखाना था, ठीक है। मैंने ग्राफ बना के दिखा दिया आपको। अब वापस से हम इससे आगे चलते हैं, ये जो मैंने बनाया इससे आगे चलते हैं। अभी एक दो चीजें और आपको बतानी, ठीक है। तो ग्राफ की इक्वेशन मैंने कन्वर्ट करके, मतलब रीअरेंज करके ग्राफ बना दिया यहाँ पर, ये आपको समझ आ गया। अब जरा मैं एक दो चीज आपको दोबारा बताता हूँ, यहीं से शुरू करते हैं, बस से इसे शुरू करते हैं। ये मैंने रीअरेंज करा y इक्वल टू mx प्लस सी के लिए, जिसमें k हमारा स्लोप था, तो ऐसे ऐसे ग्राफ बना, कम होता हुआ स्लोप, मतलब ऐसे ढलान, ये ढलान हो रही है ना, देखो नीचे की तरफ ढलान, ठीक है। ये हो गया आपका। तो अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं। हम देखो लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं। लॉग का फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है कि नेचुरल लॉग के नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग माइनस नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग, तो वो डिवीजन में आ जाते हैं। जैसे कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको, कि लॉग का एक बस प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, तो नेचुरल लॉग ऑफ AT डिवाइडेड बाय ए नॉट। ये मैंने क्या किया, ये मैंने नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी, ये देखो नेचुरल लॉग ऑफ AT माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट है ना, तो ये दोनों डिवीजन में हो सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ AT अपॉन ए नॉट, ये एक प्रॉपर्टी होती है नेचुरल लॉग की, ठीक। इक्वल टू राइट हैंड साइड में तो माइनस KT आपका चल ही रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहाँ से हम रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस T को इधर भेजो तो क्या बनेगा, 1/T नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T, और कंसंट्रेशन ऑफ A यानी कि एट जीरो टाइम, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, इक्वल्स टू माइनस K। अब यहाँ से मैं अगर हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो ये माइनस का साइन मैं हटा देता हूँ। तो माइनस का साइन हटाने के लिए मैं जब ट्रांसपोज करूंगा नॉर्मल मैथमेटिक्स, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा सब कुछ। मान लो माइनस का साइन मैंने हटा दिया, तो यानी कि मैं K को इक्वलिटी के उस साइड भेज रहा हूँ, तो K इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा, माइनस का साइन जब मैं हटाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, 1/T ln, ये ऊपर आ जाएगा साइन, A नॉट चेंज हो गया, ये ऊपर चेंज, ये ऊपर चला गया, A नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो K की वैल्यू आ गई 1/T नेचुरल लॉग ऑफ A नॉट अपॉन A एट एनी टाइम T, तो ये K की वैल्यू हो गई। तो हमने आपने देखा कि हमारी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे हमने कितने सारे काम कर दिए, इससे हमने K की वैल्यू भी निकाल ली, यहाँ से हमने इसको इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में बना के इसका ग्राफ भी बना लिया, है ना। यहाँ से K की वैल्यू भी निकाल लिया। अब ये नेचुरल लॉग अगर आपको हटाना है, तो एक और लॉग की प्रॉपर्टी देख लो। नेचुरल लॉग को जब लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है, ये नेचुरल लॉग है ना ln, इसको हमें लॉग में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। 2.303 से अगर हम नेचुरल लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो लॉग बेस 10 हो जाता है बेसिक। तो हम वही कर रहे हैं। तो K की वैल्यू, अब K की वैल्यू मैं लॉग में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो लॉग से हटा के K इक्वल्स टू 1/T, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.303। अब ये बन गया लॉग A नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन AT कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम T।
तो ये आपका के की वैल्यू आप ऐसे लॉग में भी लिख सकते हो, नेचुरल लॉग में तो थी, लॉग में आ गई क्योंकि लॉग में हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो इसको मैं जब दोबारा लिखूंगा यहाँ पर अच्छे से, ये के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी log initial concentration of the reactant upon concentration of a reactant at any time t। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये क्या था के, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी मिल गई, रेट की वैल्यू। तो समझ गए आप। तो आपको यहां से अगर रेट कांस्टेंट मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम t1 से t2 पे निकालना हो तो आप कैसे करोगे, इस t की जगह आप डालोगे t2 माइनस t1। मान लो आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला तो आपका रेट कांस्टेंट का है ही, लेकिन आपको टाइम लिमिट टाइम दे रखा है कि t1 पे और t2 पे आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम 0 पे रही होगी और ये कंसंट्रेशन किसी टाइम t पे रही होगी। तो अगर ऐसे टाइम आपको बता रखा है कि t1 से t2, तो t1 आप यहाँ पर डालोगे a_t1 यानी कि a1, a2 पे जब आपकी कंसंट्रेशन रहेगी, और यहाँ टाइम की जगह डालोगे t2 माइनस t1। बस आपका फिर ऐसे सॉल्व करोगे आप। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल देख लेंगे छोटा सा, ठीक है, जब टाइम दे रखा होगा इस टी की जगह फाइनल टाइम कैसे, टाइम की कंसंट्रेशन मतलब टाइम निकालोगे t2 माइनस t1 इस कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग। तो कंसंट्रेशन में भी आप देखोगे कि भाई t1 पे कितना कंसंट्रेशन है तो वो लिखोगे ऊपर, t2 पे कितना कंसंट्रेशन है वो लिखोगे ऊपर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन है और बाद में कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, या फिर ऐसे बोल सकते हो फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, और यहाँ पर t की जगह फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डालोगे। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लो आप। अब देखो जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, इसमें हमें ये हमारी रिएक्शन दे रखी है, कोई आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, और आपको ये जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको बता दी, ध्यान से जज कर पा रहे होंगे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट है पर सेकंड, और पर सेकंड मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हो रहा है। ऑब्वियसली इस वीडियो में तो फर्स्ट ऑर्डर की बात चलेगी, तो वैसे भी गेस कर सकते थे, लेकिन पेपर में आपको यहाँ पर सेकंड दिखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि के का यूनिट पर सेकंड है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको बोल रहा है कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो आफ्टर 100 सेकेंड। तो हमारा टाइम दे दिया, देखो टाइम दे दिया, इनिशियल टाइम 0 रहा होगा, फाइनल टाइम हमारा 100 सेकेंड है, तो t1 आपका 0 रहा होगा, t2 आपका 100 सेकेंड है। इनिशियल कंसंट्रेशन ये बोल रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1.0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी a0 आपका कितना दे रखा है, या फिर t1 को हमने माना है ना 0, t1 a1 ये हमने फर्स्ट को 0 माना है, इनिशियल कंसंट्रेशन हम a1 ले लेते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी 1.0 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की हमारी यूनिट होती है मोल पर लीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल कंसंट्रेशन जो हमारी बची होगी, फाइनल कंसंट्रेशन जो रिमेनिंग है, बेसिकली रिमेनिंग हमारी पूछ रहा है, रिमेनिंग। तो बस अभी हमने पढ़ा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला अभी तो मैंने पढ़ा है यहाँ पीछे, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बस वही पुट कर देंगे हम सीधे सीधे। इसमें कैसे पुट करेंगे, देखो के इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, 2.303 अपॉन टाइम लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम ये 1 से डिनोट कर रहे हैं, अपॉन कंसंट्रेशन एट T2, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट T2। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले में हम चीजें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2.303 बस वैल्यू पुट करने का काम है। टाइम क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 हमारा 100 है, इनिशियल टाइम 0 रहा होगा, तो नीचे 100 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को A1 से मैंने डिनोट किया, ज़्यादातर लोग A नोट से करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, आप A नोट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत, आप A नोट से कर लो, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, A नोट से कर लो। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी है कितनी, 1 मोल पर लीटर अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन जो हमें निकालनी है A। तो बस अब ये मैथमेटिक्स करके आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, एंटी लॉग वगैरह लेके। अब ये मैथमेटिक्स का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, इसके मैथमेटिक्स लॉग वगैरह एंटी लॉग ये सब नहीं आता, तो उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कॉन्सेप्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, ठीक है, और कैसे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तो देखो ये जो रेट कांस्टेंट का आपका जो फॉर्मूला था जो हमने यहाँ पर डिराइव किया, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन से आप घबराओ मत, मैथमेटिक्स भी इसकी कोई मुश्किल नहीं है। देखो के की वैल्यू यहाँ पर है 2 × 10⁻⁻2 पर सेकेंड, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2 × 10⁻⁻2 ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 100, ये क्या है log 1, ये अपॉन में तो log प्रॉपर्टी लगेगी, log 1 माइनस log a की वैल्यू में निकालनी,
हमें पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, बेसिक log का आपको छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 0, ठीक है, तो ये बच गया माइनस लॉग है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो 2 इंटू 10⁻², और ये ऊपर ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 100, और यहाँ बच जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा आपका 2.303, और यहाँ पर आपका बच जाएगा माइनस लॉग ए। यहाँ तक बात समझ में आ गई, माइनस लॉग ए आपका बच गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे माइनस लॉग ए की वैल्यू ये आ रही है, तो आपको तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो जब आप इसका एंटी लॉग करोगे, माइनस का साइन मान लो आप इधर भेज दो, तो लॉग ए की वैल्यू ये आ गई, और आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा। तो जब आप एंटी लॉग करोगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा ए, और यहाँ पर आपको एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू करना है, एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो इसकी जब आप वैल्यू करोगे तो ये 2 ये क्या हो गया, एंटी लॉग ऑफ, इसको मैंने काट दिया 10⁻², और ये 2 0 से मैंने कट गया, तो ये बचा 2/2.303, 2 अपॉन एंटी लॉग ऑफ 303। तो जब आप एंटी लॉग करोगे 2 - 2/2303, तो वही ए की वैल्यू होगी। जब आप एंटी लॉग करोगे -2/2303, मैंने बस वैल्यू पुट की है, ठीक है। इसमें लॉग की मैथ्स की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज चल रही है। तो एंटी, हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ टेढ़ा लिख रहा हूँ मैं, देता हूँ मैं एंटी लॉग इक्वल टू माइनस एंटी लॉग ऑफ, पर ए की वैल्यू आ गई आपकी, ए की वैल्यू इक्वल्स टू एंटी लॉग -2/2303। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एंटी लॉग ऑफ -2/2303 जो भी होगा कैलकुलेटर में डाल के देखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.135, यानी कि एंटी लॉग ऑफ -2/2303 होता है -0, या फिर आप माइनस की वैल्यू यहाँ पर हटेगी तो क्या होगा, तो आपको बेसिकली एंटी लॉग ऑफ -2/2303 करना है, और वही आपका ए आएगा, और वही क्वेश्चन में पूछा है। आंसर मैं लिख देता हूँ 0.135, नॉट माइनस 0.135, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर। तो इस तरह से आपके लॉग के कॉन्सेप्ट चलेंगे, और मैं मान रहा हूँ एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको लॉग की छोटी मोटी प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन में यूज करने के लिए होती है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ गए फर्स्ट ऑर्डर लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लॉ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड कैलकुलस फॉर्म, आप समझ गए। इसको समझ लो, इसका डेरिवेशन देख लो, और पेपर में डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछ सकता है 5 मार्क्स में, कैसे कैसे हम करें। ये ग्राफ पूछ सकता है कि भाई कैसे ग्राफ बनेगा इसका, ये सारी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक। और कैसे इससे हमने ये रेट कांस्टेंट का, ये रेट कांस्टेंट वाला कैसे फॉर्मूला डिराइव किया हमने इससे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड कैलकुलस वाली जो फॉर्म है, इससे हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, और फिर ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे न्यूमेरिकल में यूज हो रहा है, ये सब आप समझ जाओ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।